नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। गोरखपुर में 1498 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली 146 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं 8 कार्यदायी संस्थाओं में करीब 447 करोड़ रुपए के 51 कार्यों का लोकार्पण किया। इसी के साथ उन्होंने कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है, और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है, और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में बामुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। यह 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। और मुझे लगता है राजेश जी, अब कितना समय लगता है बड़लगंज से आने में? अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है, और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में। अगर महेंद्र पाल सिंह की गाड़ी से आएंगे तो और भी 2 मिनट पहले, लेकिन अगर उन्हीं के भट्टे का ट्रॉली ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा होगा तो फिर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बहनों और भाइयों, ये रफ्तार है। आज बिजली कटती नहीं, आज यहां पे निरंतर बिजली मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर भूखमरी का शिकार था, और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन के लिए मजबूर था। तो बेटी और बहन घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता था। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। हम यहां पर हैं। 2017 के पहले यहां की लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष होता था। हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। संवाद से समस्या का समाधान, यहां की समस्या का समाधान हुआ। आज यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया है, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक नया जाल बिछ चुका है। हाईवे, जहां देखो गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन की कनेक्टिविटी। अब तो लिंक एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा चुका है, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4 लेन के साथ, कुशीनगर 4 लेन के साथ,
देवरिया 4 लेन के साथ चारों ओर से 4 लेन की सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे, वैसे रवि किशन बहुत समय देते हैं यहां पे, और समय देने के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहां पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में, देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, यह मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने। तो वहीं देहरादून, जहां आज अग्नि सेवा सप्ताह का समापन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम ने कई घोषणाएं की और 4 जगह भीमताल, द्वारघाट, सहस्त्रधारा, कोचर में फायर स्टेशन खोले जाएंगे। यहां सीएम ने युवाओं की प्रशंसा की, तो वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने अपना संबोधन दिया। कहा, अग्निशमन सेवाएं कोई अलग इकाई नहीं है, वो राज्य आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा है। हमारे राज्य में जो अनेक चुनौतियां अग्निशमन के क्षेत्र में, वनाग्नि के क्षेत्र में, और अभी हमारी चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। पूरे हमारे पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें। और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। और प्रयागराज में जो हमारे यहाँ से फायर सेवा के जवान ड्यूटी पर गए थे महाकुंभ में, उन सभी को भी प्रोत्साहन हेतु 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि देने का भी प्रावधान किया है। और साथ में उत्तराखंड अग्निशमन एवं आवश्यक सेवा विभाग के कार्मिकों के जोखिम भरे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनके द्वारा अग्नि सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान किए जाने वाले विशेष जोखिम भरे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम भत्ता भी इनको प्रदान किया जाएगा।
और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में नियुक्त कार्मिकों हेतु अगले 5 वर्षों में सरकारी आवास से संतृप्त कराए जाने के हम लोग प्रावधान करेंगे। इसकी भी मैं सुना दिया। फायर सर्विस कोई स्टैंड अलोन अब व्यवस्था नहीं है। ये हमारे राज्य का जो आपदा नियंत्रण एक योजना है, जो पूरा सिस्टम है, जिसमें SDRF है, जिसमें फायर सर्विस है, ये उसी का एक अंग है। और उसी प्रकार हम लोग तालमेल से आने वाला जो सीज़न है, जो चुनौतीपूर्ण रहेगा अग्निशमन व्यवस्था के दृष्टिगत और बाकी तैयारियों के दृष्टिगत, तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, SDRF, राज्य के जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं और खासकर जैसा आपने कहा जो पुलिस की टीमें हैं अपनी, ये सब आपसी तालमेल से जो है इनके लिए अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं और सभी अपने चिन्हित स्थलों पर तैनात रहकर कार्य करेंगे। तो वहीं देवबंद से खबर सामने आ रही है, जहां रुड़की रेल लाइन को मिली मंजूरी, हाई स्पीड ट्रेन संचालन को मिली अनुमति, दिल्ली दून यात्रियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री धामी ने आभार जताया, साथ ही दिल्ली दून यात्रियों को बड़ी राहत, हाई स्पीड ट्रेन संचालन की मिली अनुमति, रुड़की रेल लाइन को मिली मंजूरी, हाई स्पीड ट्रेन संचालन को मिली अनुमति, दिल्ली दून यात्रियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार, दिल्ली दून यात्रियों को मिली बड़ी राहत, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार, हाई स्पीड ट्रेन संचालन की मिली मंजूरी। तो वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश गगरिया ने कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रुड़की के प्रमुख लोगों से इस विषय पर चर्चा की है। तो वहीं आपको बताते चले, ये देश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मौजूदा चुनाव प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए एक समिति बनाई, जिनमें जनता को परेशानी हो रही थी। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत की जरूरत है और ये समय की मांग है। करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले। आज हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो राष्ट्रव्यापी लोक जागरण अभियान चल रहा है, उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो वही आपको बताते चले, आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक मांग को लेकर साथ ही उनका बयान। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय बालवीर रोड पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गरीब मुसलमान के भी अब अच्छे दिन आएंगे। ये विधेयक पास होने के बाद जमीनों को खुर्द बुर्द होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही कहा कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया है और वक्फ जमीनों के सदुपयोग के लिए भी विधेयक जरूरी है। इस संशोधन बिल को लेकर समाज में अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी,
वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गए। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। तो वहीं तापमान बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल में वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में जानवरों के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वन विहार के सभी रेस्क्यू हाउसिंग ने समुचे आपको बताते चले सुनिश्चित किया कि सभी कूलर चालू हालत में हो। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पर्दे भी लगाए गए और यहां जानवर राहत में। सभी पानी के गड्ढों को नियमित रूप से भरा जा रहा है। तो वहीं चंपावत क्षेत्र में पर्यटन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल वन विभाग की समीक्षा में उन्होंने चंबल अंचल में चिता परियोजना के अगले चरण के लिए काफी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। खास तौर पर रोजगार की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की है, जिसमें यहां सफारी बनाने और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। बीते कल हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा में जो चंबल अंचल में रोजगार की दृष्टि से खास करके चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए काफ़ी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की, जिसमें सफारी बनाने के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाएं और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। चंबल अंचल की फॉरेस्ट सफारी में खास करके चीता प्रोजेक्ट में जो बच्चों के लिए चीता, एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। ऐसे में भारतीय आबोहवा में, चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बड़े हैं। इसलिए कल मैं अगले दिन 20 तारीख को यहीं के कुछ चीता, 2 नर चीता हम गांधी सागर में छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट का अगला चरण लेके जा रहे हैं। तो वहीं स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा ने लीवर के महत्व के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि लीवर शरीर में एनर्जी देने के साथ ही तरह के आयाम भी देता है। इसी के साथ उन्होंने सभी को लीवर डे पर संकल्प लेने की बात कही। आइए जानते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। मैं बात कर रही थी तो पता चला कि यदि आप डोनेशन देते हैं लीवर भी, तो आप 60% तक लीवर को डोनेट कर सकते हो और देने वाले का 40% भी बन जाएगा और डोनेट करने वाले का भी 60% लीवर दोबारा से जनरेट हो जाएगा शरीर में। देखिए ईश्वर की कितनी सुंदर प्रकृति है। और आज हम सब मिलकर के इस लीवर डे पे ये संकल्प ले सकते हैं, सरकारें भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कि हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे। हमारे देश में कोई एक भी व्यक्ति, सामान्य नागरिक हो या पूरा आर्थिक रूप से संपन्न हो, स्वास्थ्य सेवा के लिए उसको कहीं भी दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, ये केवल दिल्ली वालों का इलाज करने के लिए नहीं है। पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं कि उन्हें अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। तो ये हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हम अपने अस्पतालों को और अधिक मजबूत करें, यहाँ टेक्नोलॉजीज़ को और अधिक अपग्रेडेड करें और हेल्थ सेक्टर में हर वो संभव प्रयास करें जो हमारे देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद हूँ, जिन्होंने आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली को एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा दी जो इंश्योरेंस नहीं है, वो एश्योरेंस है कि अब दिल्ली वासी भी
सारी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। सच में दिल्ली का अहोभाग्य है कि केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे पीएम अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाएं, हर एक व्यक्ति के इलाज हो और वो भी बहुत सुविधाजनक। तो वहीं दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में अब तक 4 लोग मारे गए हैं। वहीं मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और इस दर्दनाक घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम रेखा ने जानकारी दी कि उन्होंने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। तो वहीं आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि आगरा में तलवारें बंदूकें लहराई गई। सुना है सरकार ने शांतिपूर्वक सम्मेलन का परिसीमन दिया है। पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। 46 में 56 वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में अगर ठोक दो और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसे फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नारे से और पत्थर से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड 2025 के परिणाम घोषित होने पर टॉपर्स छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के संकाय सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। उत्तराखंड बोर्ड 2025 के परिणाम घोषित होने पर टॉपर्स छात्रों, अभिभावकों और स्कूल के संकाय सदस्यों ने अपनी खुशी व्यक्त की है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूंगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया। तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूंगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूंगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते तो आपको ज्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। बोर्ड्स में मेरी 25th रैंक रही है स्टेट में। डेफिनेटली स्कूल, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से ही, एंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया था मुझ पे भी और मेरे भाई पे भी। सिविल सर्विसेज में जाना अच्छा लग रहा है
क्योंकि कोई अगर मेहनत करता है, अगर वो सफल होता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया। तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। ये रिजल्ट आप ही लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे और हैं, अभी रैंकिंग हो रही है। और इंटरमीडिएट में अपने 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर, ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ ये मेरिट में बच्चे कैसे आएंगे करके प्रयास किया था, उसका परिणाम आज है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।